मैं क्या करता था, मैं मेरा पूरा जो स्टडी था वो बंद कर देता था, दोस्तों के साथ थोड़ा सा चिल करता था, थोड़ा पिक्चर विक्चर देखेंगे, सब अलग कुछ करेंगे। तो 11th स्टैंडर्ड का इम्पोर्टेंस है। 11th स्टैंडर्ड को हल्के में मत लो, क्योंकि मुझे भी डिस्ट्रैक्शन हुआ था। मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करने लग गया था। सो फिर मैंने ऐसा किया, वो कंसिस्टेंसी खुद से आती है, वो फोकस खुद से आना चाहिए हर एक को कि मुझे ये करना है, मैं करूँगा, एंड देन आई विल बी द ग्रेटर। हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत हेयर एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। आज इस वीडियो में मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है ऐसे स्टूडेंट को जो अभी पीआईसीटी कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियर की अपनी स्टडी कर रहा है और एमएसटी सीईटी 2020 में ऑल महाराष्ट्र रैंक 204 निकाला था। तो ऐसे टॉपर स्टूडेंट को आज यहाँ पे मैंने इनवाइट किया है। तो सबसे पहले हमारे पूरी इजी कंसेप्ट वाला फैमिली की ओर से और साथ में ही मैं मानस जादव का यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू। ओके तो मानस, सबसे पहले तुम ही तुम्हारा एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि जिसमें तुम तुम्हारे एचएससी के बोर्ड्स के मतलब एमएसटी सीईटी और जेई जो कुछ तुम्हारे रैंक्स है, परसेंटाइल है, वो बताओ। मेरा नाम मानस जितेंद्र जाधव है। आई एम फ्रॉम नासिक एंड मैंने अभी पीआईसीटी में एडमिशन लिया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। मेरा एमएचटी सीईटी का रैंक 204 था और परसेंटाइल 99.85। जेई मेंस में 92 पॉइंट समथिंग मुझे थे, अभी याद नहीं है। एंड एडवांस मैंने दिया नहीं था क्योंकि मुझे कोविड हो गया था। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, तो तुम्हारे परसेंटाइल और रैंकिंग बहुत ही अच्छी है। मैं यहाँ पे तुम्हारा जो स्कोर कार्ड है वो एडिटिंग के बाद वहाँ पे लगा दूंगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कि 204 रैंक पे आई थिंक तुम्हें VJTI या फिर CVP कॉलेज भी मिल सकता था, तो फिर भी तुम पीआईसीटी क्यों चूज़ किया? मतलब पीआईसीटी भी टॉप 5 में आता है, 4th रैंक पे आता है, लेकिन एक कई स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होगा कि ऐसे रैंक पे तुम्हें वो भी मिल सकता था। हाँ, बेसिकली मुझे COEP और VJTI में सारे ब्रांचेस मिल रहे थे। जस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग छोड़ के मुझे हर ब्रांच मिल रहा था, बट मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना था खुद को, इसलिए फिर मैंने ब्रांच चूज़ की और कॉलेज को जाने दिया। एंड पीआईसीटी सेकंड टॉप में आता है, तो मैंने फिर पीआईसीटी में ले लिया कंप्यूटर के लिए, क्योंकि मुझे खुद कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना था। सो फिर COEP छोड़ दिया। ठीक है, मतलब तुमने जो पूरा तुम्हारा फोकस है वो ब्रांच पर किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे, कॉलेज की ओर नहीं देखा। ठीक है, तो ये डिसीजन अच्छा था क्योंकि आगे जाके आप जो एक्चुअल में आप जिसमें इंटरेस्ट है वही करना चाहिए। ठीक है। हाँ। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाली थी हमारे चैनल पे इजी कंसेप्ट वाला पे, कि जिसमें मैंने स्टूडेंट को पूछा था कि आपके जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे वो वहाँ पे लिखिए। तो रिस्पांस वहाँ पे बहुत ही अच्छा आया था और स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं और मैंने यहाँ पे नोट्स भी निकाले हैं जितने भी कुछ उनके क्वेश्चंस थे। तो वो सारे क्वेश्चंस में तुम्हें आप पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, पूछ रहे हैं कि तुम्हारा डेली रूटीन कैसा था। डेली रूटीन मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, पर अभी कॉलेज था तो फिर सुबह कॉलेज करते थे। पर नासिक में अभी जहाँ मैंने कॉलेज लिया था वहाँ पे कंसेप्ट ही ऐसा था कि तुम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए आओ, कॉलेज के लिए मत आओ। मतलब वो ऐसा हम लोग ने ये नहीं किया था, व्हाट वी से टाइप कॉलेज नहीं था, पर यहाँ पे कल्चर ही वैसा है। सो फिर मैंने ट्यूशन्स लगाए थे और सुबह 10:30 मतलब 12-1 बजे तक ट्यूशन्स थे। फिर घर पे आना, खाना खाना, फिर 4 बजे से पढ़ाई शुरू करते थे, 4 से 8, 8:30 तक पढ़ाई होती थी। एंड देन फिर बाद में रात को थोड़ा सा करके सो जाते थे। ऐसा शेड्यूल कुछ मतलब ऐसा फिक्स नहीं था। हाँ, ओवरऑल मैंने पूरे साल भर में ओवरऑल 3 से 4 घंटे पढ़ाई की, 4 साढ़े 4 घंटे बस। मतलब डेली 4 बट से 5 कंसिस्टेंट घंटे। है, यस, कंसिस्टेंट स्टडी। ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डेली कितने आवर्स का स्टडी करना चाहिए, तो तुम बोल रहे हो कि मैं 4 से 5 घंटे का करता था। डेली स्टडी मतलब कैसा है, अभी वो हर एक बंदे पे डिपेंड करता है। अभी अगर वो स्लो लर्नर है तो उसे ज़्यादा करनी चाहिए, अगर वो फास्ट लर्नर है तो उसे थोड़ा कम। बेसिकली स्टडी कैसे खुद पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी से अच्छा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब तुम 2 घंटे करो, पूरा करो, 5 घंटे बैठ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है ऐसा। तो वो हर एक पे डिपेंड करता है कि उसे कितना स्टडी करना चाहिए और उसको कितना ज़्यादा उसका ज़रूरत है। ठीक है, तो तुमने अब प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी, 11th में, 12th में? नहीं, मेरा पहले से फाइनल था कि मेरा पूरा फोकस CET पे रहेगा।
जेई मुझे करना नहीं था, बट मैंने ऐसे ही उसका दे दिया था ट्राई। तो मैंने 11 से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। 11 के 6 मंथ्स जाने के बाद, मतलब मिड 11 से मैंने सीईटी का पढ़ाई स्टार्ट किया था। तो एमएसटी सीटी के लिए जो बेस्ट बुक्स कहते हैं, तो तुमने कौन से बुक्स यूज़ किए थे और तुम कौन से बुक्स रिकमेंड करोगे? एक्चुअली सारे ही बुक्स अच्छे हैं, पर मैंने पर्सनली केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए प्रज्ञा यूज़ किया था, और मैथ्स के लिए मैंने मार्वल पब्लिकेशन का यूज़ किया था। और एट द एंड जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो मैंने टारगेट पब्लिकेशन का 20 क्वेश्चन पेपर सेट का एक बुक भी खरीदा था। वो बहुत अच्छा था, उसका लेवल भी एकदम सीईटी के जैसा ही था, एंड वो बहुत मतलब हेल्प करेगा अगर तुम्हें भी सीईटी में अच्छा स्कोर करना है। टारगेट का 20 क्वेश्चन पेपर का एक सेट आता है, तुम लोग वो भी सॉल्व करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहे हैं कि तुमने मैनेजमेंट कैसे किया था, जेई वर्सेस एमएसटी सीटी और बोर्ड्स? मेरा पूरा फोकस तो एमएचटी सीईटी पे ही था, और इसलिए फिर मैंने बोर्ड्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक हम लोग करते हैं ना, वो मतलब पूरा कंसेप्ट बेस्ड उस पर सीईटी आता है, बस एमसीक्यू जाते हैं। सो फिर मैंने टेक्स्ट बुक दो या तीन बार मैंने टेक्स्ट बुक किया होगा पूरा, एंड देन मैं जैसे ही टेक्स्ट बुक करता था, फिर प्रज्ञा में जो दिया है उसका इन्फॉर्मेशन हर लेसन का वो पढ़ता था, एंड देन मैं एमसीक्यू सॉल्व करता था। फिर ऐसे करके मैंने हर लेसन के टेक्स्ट बुक किया, फिर प्रज्ञा में से इन्फॉर्मेशन किया, एंड देन उसके एमसीक्यूज की। तो इसलिए उससे मेरा बोर्ड और सीईटी का पूरा हो गया था। और जेई के लिए मैंने जो क्लास में हम लोग को नोट्स दिए थे बस उतना ही किया था। जेई के लिए मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। हाँ, मतलब सीईटी पर पूरा फोकस था। यस, सीईटी पे पूरा मतलब डेडिकेटेड फोकस था सीईटी। तो उनका क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स का कि ज़्यादा फोकस किस पे करें? तो मतलब वो कहते हैं कि प्योर सीईटी पे करें, या फिर दोनों पे करें, या फिर सिर्फ जेई पे करें। मतलब ऐसा कहते हैं वो कि जेई का करेंगे तो सीईटी का भी हो जाएगा क्या? बेसिकली सब कहते हैं जेई का करेंगे तो सीईटी का होगा, पर जेई का सिलेबस बहुत वास्ट है। मतलब जो सीईटी में हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो उसमें वो डायरेक्ट डबल ट्रिपल है। तो इतना करना है, अगर तुम्हें सीईटी पे फोकस है तो फिर तुम जेई का इतना ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है जो तुम लोग टॉपिक कर रहे हो उसका थोड़ा और डेप्थ में पढ़ो, और जो टाइम बचेगा एक्स्ट्रा करने से उसके जगह पे तुम दूसरा कुछ कर सकते हो। तो फिर मैंने तो ज़्यादा जेई का किया नहीं था, सो मैं जेई का ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। पर अगर तुम लोग सीईटी का कर रहे हो तो सीईटी का करो, और जेई का करते करते थोड़ा थोड़ा सीईटी का होता रहता है, पर टाइम वेस्ट होता है। वो टाइम तुम अगर दूसरे लेसन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर तुम्हारे एमसीक्यू ज़्यादा होंगे। तुमने अभी जो एमएसटी सीटी के परसेंटाइल बताए तो वो करेक्ट है, लेकिन एमएसटी सीटी के मार्क्स भी पता चलते हैं आंसर की जब आते हैं उस वक्त। तो तुम्हारे मार्क्स कितने थे आउट ऑफ 200? 186। 186, ठीक है। तो उनको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि 200 में से भी कितने क्वेश्चंस 200 में से कितने मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछ रहे हैं कि ज़्यादा टाइम बोर्ड्स को दे या फिर सीईटी को दे? बोर्ड्स का करते करते सीईटी का हो जाता है। मतलब अगर तुम लोग बोर्ड्स एकदम अच्छे से कर रहे हो ना, लाइक बोर्ड्स में बस और सीईटी में फ़र्क इतना ही है कि तुम्हें उस बोर्ड्स में पूरे आंसर्स लिखने पड़ते हैं, और सीईटी में तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करने। सो तुम लोग बोर्ड्स कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक तुम लोग अच्छे से करो, नोट्स निकालो, और टेक्स्ट बुक मेरे ख्याल से कम 2 बार तो रीड होना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और तुम्हारे जो कंसेप्ट है जिसपे तुम्हारे एमसीक्यूज बेस्ड होंगे सीईटी पे, वो तुम्हारे पूरे क्लियर हो जाते हैं। इसलिए बोर्ड्स कर रहे हो ना तो सीईटी का हो रहा है। बस बोर्ड्स का हर चैप्टर करने के बाद सीईटी के वो प्रज्ञा की बुक से या फिर मार्वल की बुक से, और या फिर तुम जो रेफर कर रहे हो उसमें से तुम वो एमसीक्यू सॉल्व करो बस। तो टेक्स्ट बुक की बात तुमने अभी की, तो कई स्टूडेंट पूछते हैं, ये कम्युनिटी पोस्ट भी में क्वेश्चन था कि हम मतलब जो टेक्स्ट बुक है एचएससी का वो पूरा करेंगे, और मैथ से भी जो टेक्स्ट बुक्स के एमसीक्यूज है वो सॉल्व करेंगे, तो वो उतना ही सिर्फ करेंगे तो एमएसटी सीटी क्रैक कर सकते हैं क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक से? ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन था वहाँ पे। टेक्स्ट बुक से मतलब एमएसटी सीईटी में कितना भी मार्क्स अगर तुम्हें स्कोर किया ना, तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास बहुत सारे हैं, पर तुम्हें अच्छा कॉलेज चाहिए ना। सो सिर्फ टेक्स्ट बुक करने से तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। मतलब यू हैव टू टेक सम मोर एफर्ट्स, पुट इन सम मोर एमसीक्यूज टू सॉल्व, एंड देन यू विल गेट इनटू अ गुड कॉलेज। सो
तुम जब टेक्स्ट बुक कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक तो तुम्हें करना ही है, मतलब इट्स मस्ट 101%, 1000% तुम्हें टेक्स्ट बुक करना ही है। उसके पीछे के एमसीक्यूज करने हैं, उसके सारे जो पीछे के एक्सरसाइज करने हैं, बट उसके साथ तुम्हें और भी एफर्ट्स डालने हैं, जो कि तुम्हें और एमसीक्यूज सॉल्व करने, कम से कम हर लेसन के तुम्हें कम से कम 250 300 एमसीक्यूज सॉल्व करने। सो इतना तुम टेक्स्ट बुक से नहीं मिलता है, टेक्स्ट बुक में खाली 2 या 4 एमसीक्यूज है। सो तुम्हें वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। हाँ राइट। तो अभी तुमने ये भी बता दिया सारे व्यूवर्स को कि कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी तुमने अभी बता दिया। वैसे हाँ, तो जितना ऑन एन एवरेज अगर उससे ज्यादा भी किए तो इट्स वेल एंड गुड, बेटर। ओके नाइस, ठीक है। तो तुमने रिवीजन कब स्टार्ट की थी, मतलब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कब हुआ था और रिवीजन कब स्टार्ट की थी? रिवीजन मैंने लाइक अगर मैं ये एक चैप्टर मैंने किया अभी और फिर मैं उसका एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, फिर उसके नोट्स देखूंगा। पहले तो मैं पूरा एक चैप्टर रीड करूंगा, फिर उसके नोट्स निकालूंगा, फिर 2 दिन बाद में उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगा। अगर एमसीक्यूज में मुझे कोई कंसेप्ट पे अगर वो नहीं आ रहा है एमसीक्यूज सॉल्व करना, फिर मैं वापस वो वाले कंसेप्ट पे जाऊंगा, टेक्स्ट बुक में से वापस देखूंगा। ऐसे मेरा तो 1-2 बार जब सर्कल पूरा हो जाएगा देन मुझे याद रह ही जाता है, मतलब उसका रिवीजन करने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती। बस कुछ टॉपिक्स है जैसे स्टेशनरी वेव्स है, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है, वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा हर एक हफ्ते में या फिर हर एक महीने में तुम अगर वो रिफ्रेश करोगे माइंड में तो फिर वो बहुत अच्छा रहेगा। तो कम्युनिटी पोस्ट में एक सवाल था कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर रिवीजन पीवाई कुछ करने के लिए जाए या मॉक टेस्ट देने के लिए जाए, या फिर एक चैप्टर कंप्लीट करे और उसके बाद पीवाई कुछ या फिर एमसीक्यू जो कुछ है वो करे, तो उस पर क्या कहोगे? मैंने क्या किया था, मैंने पहले पूरा सिलेबस खत्म किया, मतलब चैप्टर किया, प्रज्ञा के एमसीक्यूज किए, चैप्टर किया, प्रज्ञा के एमसीक्यूज किए। ऐसे करते करते मैंने पूरा सिलेबस खत्म किया। प्रज्ञा और मार्वल भी मैंने पूरा खत्म कर दिया। फिर जब एट द एंड जब मेरे पास 1-2 महीने बचे थे तब फिर मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिया, एंड देन व्हेन आई कंप्लीटेड माय पीवाईक्यूज ऑफ ऑल द चैप्टर्स, फिर मैंने मॉक टेस्ट चालू किया था। मतलब ऐसा मत करोगे चैप्टर किया, मॉक टेस्ट दिया, पीवाईक्यूज किया, पहले पूरा सिलेबस खत्म करो, रिवाइज कर लो। तुम मैथ्स के सारे फॉर्मूलेज एक डायरी में लिखो ताकि तुम लोग बार बार उसे देख सको, फिर तुम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करो एंड देन यू गिव मॉक टेस्ट, या फिर मॉक टेस्ट देते देते पीवाईक्यू सॉल्व करो, कुछ भी। इट्स बोथ इज ठीक है। मतलब देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा डीप जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, एक चैप्टर कंप्लीट किया, इसके बाद उसके एमसीक्यू सारे के सारे करने बैठ गए, ये स्ट्रैटेजी रखे, या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए गए? दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए? ऐसा नहीं, सेकंड इज द रॉन्ग थिंग। फर्स्ट तुम लोग फर्स्ट स्ट्रैटेजी पे रहो, मतलब चैप्टर किया, देन यू आर ट्राइंग, देन यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर एमसीक्यूज, देन यू आर गोइंग फॉर सेकंड चैप्टर, देन यू आर अगेन पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर एमसीक्यूज। सो ऐसे तुम्हारा एमसीक्यूज भी हो रहा है, चैप्टर भी हो रहा है, एमसीक्यूज भी हो रहा है, चैप्टर भी हो रहा है, और एमसीक्यूज की वजह से तुम्हारा कंसेप्ट डबल ट्रिपल टाइम्स तुम्हारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहा है। सो तुम लोग फर्स्ट स्ट्रैटेजी पे रहो, मतलब एमसीक्यूज करो, फिर चैप्टर करो, एमसीक्यूज करो। ठीक है, मुझे भी सही लग रहा है, क्योंकि एंड में हम जाके जो पीवाईक्यूज है, मॉक टेस्ट है, वो करने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले भी चैप्टर होते होते हमने वो थोड़े से क्वेश्चन कर दिए, तो उसका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद एट द एंड अगर तुम लोग एमसीक्यूज करोगे तो फिर तुम लोग जो फर्स्ट चैप्टर तुमने किया था वो तुम लोग भूल जाओगे ना, तो तुम्हें वापस उस पर जाना पड़ेगा। इससे अच्छे तुम लोग एमसीक्यूज चैप्टर करोगे, तुम्हारा प्रैक्टिस भी होता रहेगा। और एट द एंड हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। 20 पेपर क्वेश्चन सेट है जो एक आता है, वो नवनीत का या कौन से तो भी एक पब्लिकेशन का आता है, वो तुम लोग करने वाले हो, तो उसमें तुम्हारा वापस से एक बार रिवाइज हो जाता है। इसलिए पहले सब्जेक्ट, पहले चैप्टर, देन एमसीक्यूज। ठीक है, तो रिवीजन के लिए तुमने कुछ शॉर्ट्स नोट्स निकाले थे? क्वेश्चन था एक ऐसा, शॉर्ट नोट्स कैसे निकाले? रिवीजन के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स तो नहीं निकाले थे, बट मैंने मैथ्स के जो फॉर्मूलेज है वो एक डायरी में पूरे फॉर्मूलेज लिखे थे मैंने। मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक मेरे पास सारे फॉर्मूलेज थे। फिर मैंने फिजिक्स का भी सेम किया था, हर चैप्टर में से छोटे छोटे फॉर्मूलेज मैंने लिख के रखे थे, और वो फॉर्मूलेज का अलग वर्जन भी खुद से बनाया था। लाइक एक अगर फॉर्मूला mv² है तो फिर mv² को अलग करके हम लोग और क्या डाल सकते हैं, वो भी मैंने खुद से पूरा नोट्स बनाया था। और केमिस्ट्री के लिए मैंने खास करके ऐसी चीज़ें नोट डाउन की थी डायरी में
कि जो एट द एंड मुझे पता था कि मैं भूलने वाला हूँ और ये आ सकता है, अगर मतलब ट्रिकी क्वेश्चन में जो आते हैं ना, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, एक लाइन का बस आता है पर उस पर क्वेश्चन पूछते हैं वो जानबूझ के, तो फिर वो मैंने पूरा डायरी भर के वो सब निकाले थे जो मुझे लगता है कि मैं भूल सकता हूँ, फिर वो मैंने लिख के रखा था। ठीक है, तो केमिस्ट्री की बात की अभी हमने, तो केमिस्ट्री थोड़ा सा सभी को मुश्किल जाता है क्योंकि वहाँ पे रिएक्शंस होती है। तो केमिस्ट्री का स्टडी कैसे किया था रिएक्शंस को लेकर और बाकी सब कुछ? नहीं, रिएक्शन तो बिल्कुल भी मतलब लर्न मत करो रिएक्शन, बस समझना है तुम्हें रिएक्शन कैसा है। और एट द एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि कौन सा भी रिएक्शन तुम्हें समझ में आ जाता है। और सीईटी में रिएक्शन बहुत इजी रहते हैं, सीईटी में क्वेश्चन भी रिएक्शन पे बहुत इजी आते हैं, तो इतना रिएक्शन का टेंशन नहीं है। बस तुम लोग करते रहो और बार बार रिएक्शन एक बार देखते रहो। एक नवनीत का छोटा सा स्लिम बुक आता है जिसमें सारे रिएक्शन है, मतलब पूरे चैप्टर के ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन उसमें है, इनऑर्गेनिक के भी सारे रिएक्शन है, तो वो तुम लोग परचेस कर सकते हो। जिससे मैंने किया था, मतलब वो छोटा सा बुक है ना, वो आधे घंटे में पूरा बुक एक बार देख के हो सकता है, तो तुम लोग बार रिएक्शंस पे जा सकते हो। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स में, तीनों सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तुम्हें लगते हैं वो बताओ, ताकि मतलब तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि तुमने अभी इतना स्टडी किया है तो तुम्हें एक अंदाज़ा आ गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनके ये बताओ मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इम्पोर्टेंट में फिजिक्स में स्टेशनरी वेव और जो वेव कंसेप्ट है ना, उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन फिजिक्स में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक पे 2 क्वेश्चंस रहते हैं, तो मतलब वो 8 क्वेश्चन लाइक 8 मार्क्स हो जाते, तो वो चैप्टर्स तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। देन लाइट और रिफ्रैक्शन पे आते 4 क्वेश्चन, उस पर भी आते हैं, तो वो सब जो चैप्टर्स है वो तुम्हें अच्छे से करने पड़ेंगे। और अभी मुझे इतने याद नहीं है चैप्टर्स, सो मैं एक लिस्ट बना के बाद में तुम्हें दे सकता हूँ। एंड केमिस्ट्री के लिए पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, वो सारे तुम लोग करो। मतलब हर एक रिएक्शंस करने की ज़रूरत नहीं, पर कम से कम थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज़ और थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट 1-2 रिएक्शंस है वो तुम्हें आनी चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। एंड रिएक्शंस, ज़्यादा रिएक्शन पे क्वेश्चन नहीं आते, पर 3-4 क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर और उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। और मैथ्स में तो सब कुछ करो यार, मतलब 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि मैंने भी वही गलती की थी, तो कुछ भी मत छोड़ो। मैथ्स में सब कुछ करो, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन मैथ्स। ठीक है, तो देखो तुमने कितने PYQ सॉल्व किए थे या फिर कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट कितने दिए थे तुमने? मैंने PYQs 2015 से सारे किए थे, मतलब 2015 में जो 2015 टू 2019 जितने भी PYQs आए थे वो सब किए थे। और मैंने मॉक टेस्ट मतलब ऐसे सिर्फ एक मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था मैंने, निशांत पटवर्धन सर का, उनका यूट्यूब चैनल भी है, उसमें से मैंने वो मॉक टेस्ट किया था। वो उसका कुछ मिनिमल एकदम फीस था 50 रुपीज़, उसमें 5 मॉक टेस्ट थे और उनका एक प्लेटफॉर्म भी था। वो मतलब बहुत बेस्ट है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, ये कोई प्रमोशनल नहीं है पर अच्छा है। एंड उन्होंने PYQs भी हम लोग को एक ड्राइव में PYQs उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाले थे, सो PYQs भी मैंने वहाँ से किए थे। ठीक है, तो मतलब तुमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व किए थे। तो अभी तुमने जो बात की कि मैंने 20 to 35 मैंने मॉक टेस्ट दिए होंगे। ओके नाइस, तो यही बात है कि तो जो टॉपर स्टूडेंट बनते हैं वो जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस, हाँ मतलब यू शुड हैव अ हंगर, यस यू शुड हैव अ हंगर टू हैव द MCQs। तुम्हें जहाँ से क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं वहाँ से लो, इसको पूछो उसको पूछो, जितने क्वेश्चन तुम ज़्यादा सॉल्व करोगे ना, जितना एफर्ट तुम ज़्यादा डालोगे उतना बेस्ट है। मतलब यू हैव टू एम फॉर ग्रेटर सो दैट यू कैन बी द बेस्ट। ठीक है, तो नोट डाउन करो कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे, जितने PYQ सॉल्व करोगे, सैम्पल पेपर्स करोगे, उतना ज़्यादा आपका चांसेस है कि आपके मार्क्स अच्छे आने वाले। ठीक है, 150 मार्क्स स्कोर सबको आता है, मतलब 150 स्कोरिंग इज गुड, बट जो ऊपर के जो 30-35 मार्क्स है जो हमें बेस्ट कॉलेज मिलने वाला है ना, उसके लिए तुम्हें और 100% एफर्ट डालना पड़ता है। 150 मार्क्स के लिए 100% और ऊपर के 30-35 के लिए और 100%, उसके लिए तुम्हें मेजरली MCQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये वो याद रखेंगे सभी व्यूअर्स, नोट डाउन करो, लिख के रखो आपको, आप चाहते हो तो। ठीक है, तो अभी तुमने बात की ना कि आपने निशांत सर जी का
जो क्या मॉक टेस्ट था वो आपने लिए थे। Mock तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं देखो कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पर अगर टीचर्स है सभी को पता है, तो उनके साथ में आप जुड़ के आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो ये मानस एक बेस्ट एग्जांपल है उसके। तो जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं वो भी ए टॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड अदर फ्री फैसिलिटीज़। ओके, तो ये बात सभी को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या आता है कि क्रैश कोर्स वगैरह कुछ ज्वाइन किया था क्या, और किया था तो कौन सा? नहीं, क्रैश कोर्स मैंने कोई भी ज्वाइन नहीं किया था। जो हम लोग की क्लासेस थे उसमें ही वो क्रैश कोर्स हमारा लेने वाले थे, बट कोविड सिचुएशन की वजह से वो क्रैश कोर्स भी कैंसिल हो गया। सो मैंने कोई क्रैश कोर्स ली नहीं था। लास्ट के 6 मंथ्स मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया था और एमसीक्यू सॉल्व किए थे बस। और कंसेप्ट जो मुझे नहीं आते थे वो मैंने पक्के किए थे। जो लास्ट के 6 to 7 मंथ्स हमें एक्स्ट्रा मिले अक्टूबर में, उसमें क्रैश कोर्स मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मानस, ये है कि 11th स्टैंडर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है एमएसटी सीईटी के लिए? 11th स्टैंडर्ड का इम्पोर्टेंस है। 11th स्टैंडर्ड को हल्के में मत लो, क्योंकि मेरे साथ मतलब मेरे दोस्त भी थे जिन्होंने 11th को हल्के में लिया था। मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी मुझे बताया था कि 11th को हल्के में मत लो। हम लोग ऐसा 10th के बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहते हैं, इसलिए हम लोग 11th में बहुत मज़े करते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम लोग को मतलब पढ़ाई भी करो, मज़े भी करो, दोस्त बनाओ, घूमने फिरने जाओ, बट कंसिस्टेंसी रखो। 2 से 3 घंटा कम से कम पढ़ो 11th में भी, उसमें भी अच्छे मार्क्स लाओ, कंसेप्ट क्लियर करो। क्योंकि बेसिक्स जब तुम्हारा 11th का क्लियर होता है ना, तब तुम लोग को 12th में उसका फ़ायदा होता है। सो मज़े तो करनी ही है, बट उसके साथ पढ़ाई भी करनी ही है 11th में, उसको मतलब हल्के मत लो। अभी सीईटी में 20% सिलेबस भी इंक्लूडेड है 11th का। सो अगर तुम्हारे कंसेप्ट पहले से ही क्लियर होंगे तो 12th में तुम लोग को और भी ज़्यादा अच्छे से बूस्ट मिलेगा। ठीक है। तो होता क्या है कि ये सिर्फ 20% है, इस पर इतना कुछ ध्यान नहीं देना, ऐसा उनका ये क्या बोलते हैं उसे, उनका ओपिनियन हो जाता है, तो इसलिए वो उस पर फोकस नहीं करते। ऐसी कुछ वहाँ पे बात होती है। लेकिन 11th भी इम्पॉर्टेंट है ऐसा तुम कह रहे हो, और मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि जिसमें मैंने बताया कि 11th क्यों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ऐसा है कि जो कंसिस्टेंसी तुमने बनाई वो कैसे बना सकते हैं वो स्टूडेंट्स भी? कंसिस्टेंसी मतलब वो खुद से आना चाहिए। मुझे यहाँ पे जाना है, आई वॉन्ट टू रीच अ सर्टन पोजिशन, कि वहाँ पे मुझे बेस्ट से बेस्ट मिलना चाहिए। एवरीबडी हैज़ अ ड्रीम टू बी द बेस्ट, सो यू हैव टू एम फॉर द ग्रेटर टू बी द बेस्ट, एंड इफ यू आर एमिंग फॉर द बेस्ट देन यू विल एंड अप बिकमिंग अ गुड। ये एक बहुत अच्छा कोट है। सो तुम्हें ग्रेटर बनना है तो तुम्हें पढ़ाई भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा कि यार मुझे एट द एंड ऑफ द 12th कि मुझे ये पोजीशन पे रहना ही है, ताकि मेरा ये करियर बन सके। सो इसलिए वो खुद से आता है, कि वो कंसिस्टेंसी खुद से आती है, वो फोकस खुद से आना चाहिए हर एक को, कि मुझे ये करना है, मैं करूँगा, एंड देन आई विल बी द ग्रेटर। सो मुझे यही कहना है सब व्यूअर्स को कि तुम्हें खुद को समझाना है कि तुम्हें ये करना है, खुद को बताते रहना है। और एक एक्सटर्नल पुश भी आता है पेरेंट्स से, और वो अच्छी बात है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अगर फोर्स करें कि तुम भी पढ़ लो। सो वो तुम्हें उनको अच्छे से मतलब उनको समझ के लेना है, उन पे चिढ़ना नहीं है कि तुम्हें वो बार बार स्टडी पे पुश कर रहे। सो वो एक अच्छा एक एडेड एडवांटेज आता है तुम्हें, कि तुम लोग को कोई तो भी पुश कर रहा है एंड देन यू आर स्टडिंग, सो इट्स गुड। राइट मानस, क्योंकि पेरेंट्स का और टीचर्स का जो मोटिवेशन होता है, ब्लेसिंग्स होते हैं, वो हर बार आप हमारे साथ रहते हो, और हर बार वो हमें सजेशन देते रहते हैं, वो अच्छे के लिए देते हैं। और कंसेप्ट तो ये आती है कि तुम जो अभी बोल रहे हो कि सजेस्ट कहते रहना है, तो उसे कंसेप्ट को कहते हैं ऑटो सजेशंस। खुद से सजेशन करना है कि मुझे ये चाहिए और मुझे करना है, तो वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये कर सकते हो जिनके पास थोड़ा सा मोटिवेशन जिनको चाहिए उनके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि कई स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो एग्जॉस्टेड होते हैं। तुमने भी बोला अभी कि मेरे साथ भी हुआ था। तो ऐसे कंडीशन में तुम क्या करते थे जब ऐसा मोटिवेशन नहीं आता था, स्टडी में मन नहीं लगता था? एग्जॉस्शन तो सबको ही होता है। एग्जॉस्शन मेरे साथ भी हुआ है, बल्कि बहुत बार होता है। एग्जॉस्ट हम लोग हो जाते हैं और पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं होता है। सो तब मैं क्या करता था, मैं मेरा पूरा जो स्टडी था वो बंद कर देता था, दोस्तों के साथ थोड़ा सा चिल करता था, थोड़ा पिक्चर देखेंगे, सब अलग कुछ करेंगे। तो एक दिन हम लोग का वेस्ट भी हो जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर नेक्स्ट डे तुम्हें वो सब कवर करना है, और नेक्स्ट डे से तुम्हें एक अलग एनर्जी के साथ बैठना है और वो सब कवर कर लेना है जो तुम लोग ने लास्ट डे मिस किया था, बस। हाँ, तो तुमने तुम्हारा अच्छा सोल्यूशन बता दिया, लेकिन एक ध्यान में यहाँ पे ये रखना चाहिए
कि आप जो थोड़ा सा मतलब कि दूसरी ओर जा रहे हो, तुमने अभी बोला कि फ्रेंड्स में चलता था, पिक्चर वगैरह देखता था, तो वो एक ही दिन करना है, सिर्फ हाँ हाँ वही मतलब करते बैठ गए तो नहीं वो प्रॉब्लम हो नहीं, सकता वैसा है। नहीं वैसा नहीं ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। एक दिन एग्जॉशन आ रहा है, सैचुरेट हो गए, एक दिन कर लिया, सेकेंड डे तुम्हें वापस से पढ़ाई करने बैठना है, और जो लास्ट डे तुम्हारा मिस हो गया है वो वापस से कवर अप करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में ये भी था कि जो MST के लेवल है वो किस प्रकार की है, क्वेश्चंस के लेवल, तो तुम्हें क्या लगता है? MHT CET के लेवल अच्छी है, बट जेई से अच्छी कंपैरेटिवली मतलब कम कि है। एज, हाँ 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 बोलो, मतलब जेई एज कम्पेयर टू जेई। हाँ हाँ मैं बता रहा था, सीईटी की लेवल अच्छी है नो डाउट, बोर्ड्स के जो टेक्स्ट बुक है ना उससे थोड़ी सी ऊपर है, और जेई से बहुत अच्छी बहुत नीचे है। मतलब तुम लोग जेई का कर रहे हो ना, तो वो लेवल पे तुम लोग जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो उतना लेवल नहीं है सीईटी में, थोड़ा सा नीचे है लेवल। और बोर्ड्स में जो एमसीक्यूज आते हैं जो एकदम ये होते हैं, उसे पॉइंट नहीं करके भी उससे थोड़े से अच्छे एमसीक्यूज आते हैं, थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं और लेंदी नहीं होते एमसीक्यूज ज़्यादा। एक कोई तो भी ट्रिक रहता है जो तुम्हें अगर समझ गया ना तो यू कैन सॉल्व एमसीक्यू इन लाइक सेकेंड्स। ओके, तो हम अभी तुम्हारा जो कॉलेज है PICT उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। PICT की जितने भी तुमने अभी दिन देखे हैं, अभी तुम्हारा एडमिशन हुआ है, तो क्या कुछ लाइफ मिले है PICT में? हाँ यस, PICT का लाइफ बहुत अच्छा है। इट्स मतलब हेक्टिक है। हम लोग को 8 to 3 हम लोग को क्लासेस रहते हैं, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स है, और फिर बाद में रात को भी कोई अगर 5 to 7 8 के बाद तब कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है तो वो करना पड़ता है, तो पूरा दिन उसमें चला जाता है। पर यस, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है PICT में। PICT का एलुमिनी बेस भी बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत हेल्पिंग है, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, प्लेसमेंट्स, वो सब PICT का बहुत अच्छा है। कैंपस भी अच्छा है, और अलग अलग ग्रुप से, टेक्निकल ग्रुप से, कल्चरल ग्रुप से, PCSB, PISB, रोबोटिक्स, आर्ट सर्कल, और PICT बहुत सारे ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करता है, रोबोटिक्स में भी पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, बहुत वाइड कनेक्शन आपको मिलता है कि जहाँ पे आप कुछ अपना खुद का कर सको। PICT का लाइफ हेक्टिक है बट वर्थ इट है। अगर नेक्स्ट ईयर PICT ज्वाइन कर रहे हो तो इट्स बेस्ट यू कुड हैव। टीचिंग बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, हर लेसन, हर कंसेप्ट आपको टीचर समझा के बताते हैं, जो आपको नहीं आ रहा है वो भी आपको बार बार समझाते हैं। PICT इज़ वेरी गुड। बस यही। अभी मेरा भी एक्चुअली 3 months ही हुआ है, सो मैं भी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, बट अभी जितना PICT के बारे में मुझे मालूम है वो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है। हेक्टिक है, स्कूल जैसा ही है, बट मज़ा आता है सब कुछ करने में। यहाँ पे सीनियर्स भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सब क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन रहेगा इम्पोर्टेंट कि जो स्पीड रहती है MST CET में MCQ सॉल्व करने की, तो वो कैसे बढ़ाए? MCQ सॉल्व करने की स्पीड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा MCQ सॉल्व करने से ही आती है, और मैथ्स के और फिजिक्स के कैलकुलेशंस और केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस करते वक्त कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। कितना भी अर्जेंट हो कैलकुलेटर का यूज़ मत करो, हाथ से ट्राई करने की कोशिश करो। लॉग टेबल्स यूज़ करना सीख लो, क्योंकि लॉग टेबल्स बहुत अच्छे होते हैं, और जो बेसिक लॉग वैल्यूज़ है जैसे 5 10 वो तुम लोग लर्न कर लो, पाई का वैल्यू लर्न कर लो, ई का वैल्यू लर्न कर लो, ई स्क्वायर का वैल्यू लर्न कर लो, वो सब वैल्यूज़ लर्न कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज़्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, और वो एड्रेनलिन रश जब आता है तो वो अपने आप स्पीड तुम्हारा धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब तुम फाइनल स्ट्रैटेजी क्या बताओगे MST CET के जो 2021 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? फाइनल स्ट्रैटेजी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कैसा पूछ, लिसन, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, स्ट्रैटेजी मतलब कि तुम उनको क्या बताना चाहोगे, ठीक है? क्योंकि अभी उनकी बोर्ड्स की एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुई है, और MST CET कब होने वाले है वो भी उनको पता नहीं है, तो वो कन्फ्यूजन में है, लाइक कैसे स्टडी करे, तो उसके रिगार्डिंग उनको गाइडेंस करो, ऐसा मेरा ओपिनियन है और क्वेश्चन है। अभी तो बोर्ड्स का कुछ भी मतलब मालूम नहीं चल रहा है। बोर्ड्स आई गेस पोस्टपोन हो चुके, और CBSE के तो कैंसिल भी हो गए। सो तुम लोग बोर्ड्स का पढ़ाई करते रहो, और अगर तुम लोग बोर्ड्स का पढ़ाई पूरा हो गया है तो फिर तुम लोग MCQs करते रहो। और अभी अभी जैसा सिचुएशन है, मुझे लगता नहीं कि अगले 2 to 3 months भी तुम लोग का CET होगा, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद कम से कम 1 महीने बाद CET होता है। सो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और जो तुम्हारे कंसेप्ट अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हारे जो कंसेप्ट जो पक्के नहीं है
वो वो कंसेप्ट तुम्हें पक्के करने हैं अभी, उस पर पूरा ग्रिप आना चाहिए ताकि जो तुम्हारे जो 10 to 12 मार्क्स जो वो कंसेप्ट के वजह से जा रहे थे वो तुम लोग रैप कर सको। सो अभी तुम लोग को सिर्फ MCQ सॉल्व करना है और कंसेप्चुलाइज स्टडी करना है। कंसेप्ट स्टडी करो, MCQ सॉल्व करो और बोर्ड्स का भी करते रहो साइड बाय साइड, क्योंकि बोर्ड्स का और टेक्स्ट बुक रीड, मतलब टेक्स्ट बुक तुम लोग थोड़ा भी रीड करते रहो ताकि तुम लोग भूल ना जाओ कि पीछे क्या हुआ था। तो मानस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि कौन कौन से मिस्टेक तुम्हारी ओर से हुई थी और वो कैसी अवॉइड करनी चाहिए मिस्टेक्स? और कुछ मतलब ज़्यादा कुछ बताने जैसा है नहीं, क्योंकि कैसा है मेन CET में तो सब कुछ बेस्ड होता है MCQ पे और स्पीड पे। और मेरी एक गलती जो मैंने की थी वो आप ना करें, वो है कि जो कंसेप्ट्स और जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इजी है, जो हमें लगता है कि यार ये एग्जाम में आएंगे तो हम लोग कर लेंगे, इसका ये अब भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मत करो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने मैथ्स का एक कंसेप्ट छोड़ दिया जिसकी वजह से मेरे 2 मार्क्स गए, नहीं तो मुझे 100 मार्क्स रहते थे मैथ्स में। तो वो कंसेप्ट था लॉजिक, जिसमें एंड और नॉट, वो मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि यार क्या है ये, मैं कर लूंगा, पर उसमें मेरे 2 मार्क्स गए और वो 2 मार्क्स से मेरा रैंक कम से कम 10 से नीचे आ गया होगा। तो फिर वो मत करो कि मतलब मेरा एक ही कहना है कि पूरा सारे कंसेप्ट करके जाओ। ऐसा मत करो कि मैंने ये कंसेप्ट छोड़ दिया है, ये बहुत ईजी है, ये मुझे आ जाएगा, तो वो पेपर में जाने के बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है, वो तुम्हें कंसेप्ट आता नहीं है और फिर तुम्हारे मार्क्स चले जाते हैं। तो यही मतलब ये मेरा मेन ये है कि कोई भी कंसेप्ट मत छोड़ो, कितना भी इजी हो तुम लोग कम से कम 10-15 MCQ उस पर सॉल्व करो। सो मानस, जो डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं उससे कैसे तुमने कॉन्कर किया? जो मोबाइल फ़ोन रहता है, मतलब मोबाइल फ़ोन में ही तुम्हारे लेक्चर्स होते हैं, सभी कुछ लेक्चर्स वहाँ पे होते हैं और कई मतलब कि थोड़े इंच पर वहाँ पे आपको टेम्पटेशन देता है, ऐसा सोशल मीडिया भी रहता है, तो वो कैसे मैनेज किया? डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे रहे तुमने? डिस्ट्रैक्शन फ्री मतलब अगर सच कहूँ तो मुझे भी डिस्ट्रैक्शन हुआ था। मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करने लग गया था। सो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने खुद पे कंट्रोल किया और मैंने इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया फ़ोन से। मतलब इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया साइट से मैंने सब फ़ोन से सब हटा दिए। और जब हम लोग का 12th था तो हम लोग को ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं हुआ करते थे। सो फिर मैंने ऐसा किया, मैंने मेरे भाई से या फिर आपके भाई से या मॉम डैड से आप ऐसा कर सकते हो कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अब अपना फ़ोन उनके पास दे दो और उन्हें कहो कि मैं कितना भी अगर फ़ोन मांगू ना, मुझे मत दो फ़ोन। ऐसा आप उनको एक बता सकते हो ताकि आपका पूरा डिस्ट्रैक्शन ही खत्म हो जाए। और हम लोग कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं है कि हमें कोई कॉल हम लोग ने नहीं लिया तो हमें कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो तुम लोग फ़ोन मॉम डैड या फिर अपने भाई बहन के पास दे दो, उनसे वापस मांगो भी मत, और अगर मांगा भी तो उनको बोल लो कि हमें मत दो फ़ोन। सो ऐसे तुम लोग डिस्ट्रैक्शन फ्री रह सकते हो। पर अब तुम लोग का उस पर लेक्चर्स हो रहे हैं, सब वो उस पर हो रहा है, तो तुम लोग फिर पेरेंशियल कंट्रोल डाल दो फ़ोन में, ताकि जब भी तुम लोग इंस्टा या फिर कोई भी अलग जगह पे खोलना भी चाहो तो फिर तुम्हारे मॉम या डैड को पता चले कि तुम लोग इंस्टा पे हो, तो फिर वो आके तुम्हें बताए कि ये क्या कर रहा है, तू पढ़ाई कर। ऐसा तुम लोग पेरेंशियल कंट्रोल डाल सकते हो। या फिर ऐप लॉक्स रहते हैं जो अलग अलग फ़ोन्स में आते, तो वो ऐप लॉक तुम लोग मॉम डैड को या भाई बहन को बता सकते हो कि ऐप लॉक डाल दे ताकि मैं ये ना खोलूँ। तो फिर वो एक्सटर्नली तुम लोग को किसी का हेल्प लेना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन को ये करने के लिए, क्योंकि हम लोग खुद कितना भी चाहे ना तो डिस्ट्रैक्शन होता ही है। तो कंक्लूजन ये है कि तुम्हें कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा। हाँ, तो खुद से तुम लोग कितना भी कहो, कितना भी ट्राई करो, डिस्ट्रैक्शन आना ही है और वो आता ही है, हर एक को डिस्ट्रैक्शन होता है। सो तुम लोग किसी का हेल्प लो ताकि तुम लोग का डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाए और फोकस बना रहे। फोकस इज़ द मेन थिंग। फोकस अगर हिल गया ना, फिर वो वापस तुम्हें फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। तो ठीक है, तो जिन्हें ये प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन की, मतलब सबको होती है, तो वो नॉर्मल है, लेकिन मानस ने अभी जो सॉल्यूशंस बताए वो यूज़ करके देखो, शायद आपको उसका मतलब कि फ़ायदा हो सकता है, वो ज़रूर ट्राई करके देखना। तो ये जो इंटरव्यू है मैंने यहाँ पे स्केड्यूल किया था संडे को, तो और सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मतलब मैं थोड़ा बिजी था, फिर भी मैं यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा हूँ, मतलब बाहर आके ले रहा हूँ, थोड़ा सा कंडीशन में बाहर, तो थोड़ा सा नॉइज़ वगैरह आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं सभी को सॉरी करने चाहूँगा। और साथ में जो कम्युनिटी पोस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, वो मैंने नोट करके भी यहाँ पे रखे हैं और वही क्वेश्चंस मैंने पूछे। तो नेक्स्ट बार में जब कम्युनिटी पोस्ट डालूँगा इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस के लिए, तब भी आप ऐसे ही क्वेश्चंस डालते रहिएगा। तो ठीक है,
तो लास्ट में मानस, मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहूँगा कि तुमने इतना बड़ा टाइम निकाल के मेरे साथ कोऑपरेट करके ये स्टूडेंट्स के लिए गाइड किया, तो उसके लिए थैंक यू मानस। नॉट एन इशू एट ऑल, इट्स प्लेजर कि मतलब मेरा कुछ नॉलेज सब किस काम आ रहा है, सो इट्स गुड, नॉट एट ऑल, थैंक यू। ठीक है, तो सारे जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त तक देख रहे हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मानस भी अपना टाइम निकाल के इंटरव्यू दे रहा है, मैं भी बाहर आके आपके लिए इंटरव्यू वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो बनता है कि आप लाइक करो और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, इंटरव्यू वीडियो के साथ में, आपके लिए ऐसे ही टॉपर के साथ में। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।